जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करें और सेल्फ स्टडी क्लासेस का अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों जाइए प्ले स्टोर में और सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस। और दोस्तों इस वाले ऐप को आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस के। और जिन भी साथियों ने अभी हिंदी साहित्य का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो हिंदी साहित्य का ऐप भी दोस्तों आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, इस हिंदी साहित्य के ऐप में भी दोस्तों आपके लिए बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है। बहुत सारा फ्री मटेरियल भी है और बहुत सारा दोस्तों यहाँ पर इसको अपन डाउनलोड कर लें सभी साथी। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दें कि आपके लिए कोर्स लॉन्च किए गए हैं दोस्तों। अलग अलग कौन कौन से कोर्स लॉन्च किए गए यहाँ पर आपके लिए पीडीएफ नोट्स, ये 2700 रुपये का कोर्स है। ठीक है, हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, ट्रिकी कोर्स दोस्तों ये 1700 में अभी आप इसको परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों हिंदी साहित्य के निचोड़ नोट्स अगर आपको चाहिए, निचोड़ नोट्स जो निचोड़ यानी कि परीक्षा के समय इंपॉर्टेंट तो आपके लिए वन लाइनर निचोड़ नोट्स हैं। ठीक है, पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर मात्र 599 में, 4500 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 30 मॉडल पेपर रहेंगे दोस्तों पूरे। ठीक है, और जिनको 10,000 प्रश्नों की यानी कि हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस करनी है वो ये 10,000 प्रश्नों का ये दोस्तों टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, प्रश्नोत्तर टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं जो 599 में। ठीक है, तो जिन भी साथियों को जिस प्रकार से पढ़ाई करना सभी प्रकार के कोर्स दोस्तों अपने इसमें उपलब्ध हैं। ठीक है, जिनको भी जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं। आज अपन द्विवेदी युग के बारे में पढ़ने वाले, द्विवेदी युग का आज अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, सभी साथी आ गए हैं तो जल्दी से एक बार वीडियो लाइक कर दें। द्विवेदी युग को दोस्तों जागरण सुधार काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल। अब आपको बताना है कि इसे जागरण सुधार काल किसने कहा था। जल्दी से बताओ कमेंट में, जागरण सुधार काल किसने कहा था फटाक से। तो यहां पर अपन देखते हैं दोस्तों कि द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको पता है एक क्वेश्चन आता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? तो आप क्या बताते हो कि सर सरस्वती पत्रिका के संपादक ये बने थे 1903 में। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और इन्हीं महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ये द्विवेदी युग का नाम दोस्तों हुआ है, द्विवेदी युग। ठीक है, 1893 में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सेन ने नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की। दोस्तों सन 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों यहां पर इतनी सारी चीजें हैं, इनको आपको याद करना है। सबसे पहले क्या आता है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 में हुई। ठीक है, किस किस के दोस्तों तत्वाधान में हुई? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सेन। अब देखो यहां पर कैसा क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन होता है दोस्तों कि आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा ऐसा सदस्य या कौन सा है जो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है। तो आपको याद करना है। ठीक है, कौन कौन नहीं है? श्याम सुंदर दास हैं, राम नारायण मिश्र हैं, शिव कुमार हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों आपसे कि नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? बताइए कमेंट में सभी साथी। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई? इंडियन प्रेस की तो 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, और नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ और इसके प्रथम संपादक थे कौन? बाबू श्याम सुंदर दास। तो आपसे कई बार क्वेश्चन आता है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1900 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बताइए द्विवेदी युग का प्रारंभ किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? तो आपका उत्तर होता है कि द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से। ठीक है, अब इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो प्रथम संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष। ठीक है, और इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा दोस्तों ये जो है 1900 में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था और इंडियन प्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1899 में हुई थी। कब हुई थी? 1899 में। ठीक है,
सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है और द्विवेदी युग का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आ जाती डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है, तो आप क्या बताओगे? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है? आपको बताना होता है डॉक्टर नगेंद्र ने या फिर दोस्तों किसी और ने। तो आपका यहां पर सीधा है कि सर डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार की संज्ञा दी। और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के क्या बने थे? संपादक। ये क्वेश्चन आता ही है कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? 1903 में। सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे? तो सरस्वती के प्रथम संपादक थे कौन? श्याम सुंदर दास। ठीक है, और सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बताइए 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे कि सर सरस्वती पत्रिका को कहा जाता है। तो सरस्वती पत्रिका से संबंधित एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर उसके बाद गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना है। अब आपको बताना कि ये जो गंगा लहरी है ये मूल रचना किसकी है? मूल रचना किसकी है, जल्दी से बताओ। और गंगा लहरी और किस किसने दोस्तों उस मूल रचना का अनुवाद किया है, तो जल्दी से आपको बताना गंगा लहरी के बारे में। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुवाद किया था दोस्तों। ठीक है, द्विवेदी युगीन कविता में मातृभूमि, प्रेम और स्वदेश गौरव को क्या विशेष स्थान मिला? स्वदेश गौरव को। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी संपत्ति शास्त्र में भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का क्या किया? इन्होंने अभूतपूर्व चित्रण किया। संपत्ति शास्त्र। बोले सर हम महावीर की पूजा करते हैं तो आपके पास संपत्ति बहुत आएगी। क्या आएगी? संपत्ति। ठीक है, संपत्ति चाहिए तो महावीर की पूजन करो। ठीक है, तो याद रखते ना, संपत्ति से संपत्ति शास्त्र, और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कल अपन ने एक रचना पढ़ी थी प्रेम संपत्ति लता। प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर आपको बताना है। ये संपत्ति शास्त्र है, वो प्रेम संपत्ति लता थी। तो प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार कौन है, ये आपको कमेंट में लिखना है। जल्दी से लिखेंगे सभी लोग प्रेम संपत्ति लता। उसके बाद दोस्तों पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने, सभी प्रकार के छंदों का व्यवहार करने, सभी काव्य रूपों को अपनाने, गद्य और पद्य भाषा के एकीकरण का क्या दिया? इन्होंने परामर्श दिया। नायिका भेद को छोड़कर सभी प्रकार के दोस्तों इन्होंने क्या किया? कविता, सभी विषयों को कविता लिखने पर दोस्तों इन्होंने इजाजत दी, इसका परामर्श दिया नायिका भेद को छोड़कर। जबकि आपको पता है कि नायिका भेद संबंधी जो रचनाएं लिखी गई वो रीति काल में लिखी गई। ठीक है, आपको पता है दोस्तों रहीम की एक रचना है बरबे नायिका भेद। ये क्वेश्चन आया था पीजीटी में। बरबे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो बरबे नायिका भेद रहीम। अपन ने कैसे याद किया था? बोले बार बार नायिका भेद करते हो, थोड़ा रहम करो। ठीक है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा की शुद्धि तथा वर्तनी की एकरूपता के प्रबल समर्थक थे। अतएव इस युग की काव्य भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से सामान्यतः कैसी थी दोस्तों? शुद्ध भाषा थी। किनके प्रयासों से? महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा जाता है। किसको? बाल मुकुंद गुप्त को। अब इनकी एक रचना आपको बतानी है जो इनकी प्रसिद्धि का आधार मानी जाती है। तो कमेंट में एक बार जल्दी से लिख दो कि बाल मुकुंद गुप्त की वह रचना कौन सी है जो इनकी प्रसिद्धि का आधार मानी जाती है। और अगर क्वेश्चन आपका बनेगा कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की बीच की कड़ी का कवि किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? बाल मुकुंद गुप्त को। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो। जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है दोस्तों, अभी आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, लेट ना हो ज्यादा। ठीक है, श्रीधर पाठक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम। यहां ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहां पर हिंदी खड़ी बोली के नहीं होना था, आधुनिक काल में होना था। आधुनिक काल में हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, तो आप यहां पर अमीर खुसरो लगाओगे दोस्तों। अमीर खुसरो का नाम आप जानते होंगे।
हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि तो अमीर खुसरो हैं। अगर आधुनिक काल में पूछा जाएगा कि आधुनिक काल में हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, तब आप श्रीधर पाठक लगा पाओगे। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। किसको? श्रीधर पाठक को। अब यहां पर दो चीजें क्लियर आपको करनी है। श्रीधर पाठक, एक क्वेश्चन आता है कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है, तब आपका उत्तर क्या होता है? श्रीधर पाठक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, इसका उत्तर आपको बताना है। जल्दी बताओ। श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा में प्रकृति की कल्पना नारी के रूप में कर उसे सजीवता प्रदान इन्होंने की। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की रचना है। और सांध अटन कविता में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विनाशकारी रूप को चित्रित किया। किसमें? सांध अटन में। तो सांध अटन कविता श्रीधर पाठक की हो गई। कश्मीर सुषमा ये भी अपन को याद रख लेना है। ठीक है, तो यहां पर एक बार जल्दी से, जब तक आप क्वेश्चन बताओगे कि स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, अमन जी। और बहुत बढ़िया आंसर आया है राहुल जी, रश्मि जी, बिल्कुल राइट आंसर कि सर स्वच्छंदतावाद शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया है वो किया है किसने? मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे ने, वेरी गुड। और आपको पता है कि रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। क्या का प्रवर्तक माना? छायावाद का। क्योंकि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। और नॉर्मल अगर क्वेश्चन आता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तब आप उत्तर लगाते हो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो यहां पर आपने याद किया कि सर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी योग का नाम पड़ा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। इसके संस्थापकों में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सेहते। ठीक है, इंडियन प्रेस की स्थापना 1899 में हुई। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 में दोस्तों प्रकाशित हुई, नागरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, उसके बाद आते कि सरस्वती का संपादन हुआ 1900 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। ठीक है, इसके प्रथम संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने 1903 में। ये क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा, जागरण सुधार काल। ठीक है, ये भी याद रख लेना। अगर आपके घर में एक बात बताना कि नाग घुस जाए, कहीं से भगवान ना करे नाग घुस जाए, ठीक है, तो क्या होगा? आप सोओगे कि जागरण करोगे? अच्छा, एक बता देना बिल्कुल अच्छे से, आपके घर में नाग घुस गया तो आप सो पाओगे कि रात भर जागरण करोगे? और सर जागरण करेंगे कहीं आ ना जाए। तो ये नाग से नगेंद्र और जागरण से जागरण सुधार काल कहा है किसने? नगेंद्र ने। किसको? द्विवेदी युग को। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक बने 1903 में। और इस सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और गंगा लहरी की बात करें तो ये मूल रचना है दोस्तों पद्माकर की। ठीक है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी गंगा लहरी नाम से किया इसका अनुवाद, और गंगा लहरी नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी किया। तो गंगा लहरी अब 3 कवियों की रचना हो गई, एक तो पद्माकर की, एक जगन्नाथ दास रत्नाकर की और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, तो इनको भी अपन को याद करना है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं दोस्तों, क्या आते हैं? संपत्ति शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? तो ठाकुर जगमोहन की है प्रेम संपत्ति लता। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सभी विषयों पर लिखने के लिए दोस्तों प्रेरित किया, परामर्श दिया, लेकिन नायिका भेद को छोड़कर। नायिका भेद के क्या थे? विरोधी थे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा की शुद्धि पर विशेष जोर दिया, भाषा की शुद्धि पर। ठीक है, इसलिए द्विवेदी युग में दोस्तों जो भाषा थी वो सामान्यतः वर्तनी की दृष्टि से क्या थी? शुद्ध थी। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त को द्विवेदी युग और भारतेंदु युग की बीच की कड़ी का युग कभी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। श्रीधर पाठक दोस्तों आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं श्रीधर पाठक, ये भी याद करना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं, ये याद कर लेना। ठीक है, कश्मीर सुषमा ये रचना किसकी है? श्रीधर पाठक की है। और सांध अटन ये कविता किसकी है? तो श्रीधर पाठक की। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब यहां पर आते हैं, आगे चलते हैं, यहां आ जाओ। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के 3 काव्य ग्रंथों, हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी, ट्रेवलर का दोस्तों अनुवाद श्रांत पथिक, ठीक है,
और डिजर्टेड विलेज का अनुवाद इन्होंने उजड़ ग्राम नाम से किया। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपका यहां से 100% आता ही है, इसलिए अपन को याद कर लेना। कैसे कैसे याद करोगे, मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया आप लोगों को पेड क्लास में, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, यहां भी हम बता दे रहे हैं। गोल्ड स्मिथ के 3 काव्य ग्रंथों हर्मिट का, एकांत बासी। अब एक बात बताओ, आज दोस्तों पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार होते थे, लोग साथ में रहते थे। आज हर व्यक्ति एकांत में रहना चाहता, हर व्यक्ति। तो हर से हर्मिट का अनुवाद किस नाम से किया, एकांत। तो हर व्यक्ति एकांत में रहना चाहता, तो हर्मिट का एकांतवासी होगी। ठीक है, ट्रेवलर का श्रांत पथिक। अब एक चीज बताओ, पथिक जो होगा वो ट्रेवलर करेगा कि नहीं करेगा, पथिक कि बैठा रहेगा? बोले सर पथिक उसी को ही कहते हैं जो ट्रेवलर कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेवलर का अनुवाद क्या नाम से किया, श्रांत पथिक नाम से। ठीक है, उसके बाद डिजर्टेड विलेज। अब यहां पर विलेज आया, और विलेज का मतलब क्या होता है, गांव। तो गांव से क्या हो जाएगा, उजड़ ग्राम, उजड़ ग्राम नाम से किया। तो बिल्कुल शुद्ध यहां पर अंतर है। अंतर थोड़ा सा समझ जाना, आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। हर व्यक्ति एकांत में तो एकांतवासी, ठीक है, ट्रेवलर श्रांत पथिक, और विलेज डिजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम, ग्राम हो जाएगा। इसको भी अपन को याद कर लेना। ठीक है, इनमें एकांतवासी जो योगी है और श्रांत पथिक है, ये खड़ी बोली में, और तथा उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में। तो इसकी भाषा भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, जिन भी साथियों को पेड के लोग ग्रुप में दोस्तों एडमिशन लेना और बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ना है, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं और बहुत अच्छे से पढ़ें। तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि श्रीधर पाठक की कौन सी रचनाएं दोस्तों खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद किया है। तो एकांतवासी, बोले एकांत में खड़ी, एकांत में खड़ी। ठीक है, बोले पथिक एकांत में खड़ी, पथिक एकांत में खड़ी, और उजड़ ग्राम में ब्रज, उजड़ ग्राम को ब्रज गए, बोले उजड़ ग्राम को ब्रज गए। तो ब्रज से आपका हो जाएगा उजड़ ग्राम ब्रज भाषा। ठीक है, और पथिक एकांत में खड़ी, तो पथिक से श्रांत पथिक, और एकांतवासी खड़ी से हो जाएगा खड़ी बोली की, और ब्रज से हो जाएगा ब्रज भाषा। ठीक है, इसको याद करो। उसके बाद जगत सच्चाई सार में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विविध रूपों में एक ही तत्व की व्यापकता का दर्शन किया, और सुसंदेश इनकी दोस्तों रहस्यवादी कविता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता कौन सी है, तो आप क्या बताओगे कि सर इनकी जो रहस्यवादी कविता है वो है सुसंदेश। कौन सी है, सुसंदेश है। ठीक है, तो ये सुसंदेश अपन को याद कर लेना है। अब जल्दी से आपको फटाक से लिखना है दोस्तों, यहां पर श्रीधर पाठक के बारे में 5 फैक्ट आपको लिखना है। फटाक से कमेंट में 5 फैक्ट लिखिए। अपन ने आप पढ़ लिया श्रीधर पाठक के बारे में, 5 फैक्ट लिखो कमेंट में, एक साथ 5 फैक्ट लिखना है आपको। ठीक है, जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक की दोस्तों रचना है। सुसंदेश ये इनकी रहस्यवादी कविता है, इसको याद कर लेना। श्रीधर पाठक की देश प्रेम संबंधी रचनाएं कौन सी है, भारत गीत है। अब यहां से आपको याद रख लेना, आपसे पूछा जाएगा कि श्रीधर पाठक की देश प्रेम संबंधी रचना कौन सी है, तो आप क्या बताओगे कि सर देश प्रेम रचना, इनकी देश प्रेम संबंधी जो इनकी रचना है वो है इनकी रचना भारत गीत। भारत गीत आपको याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे दोस्तों द्विवेदी युग के कवियों के बारे में। ठीक है, यहां पर बात करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म दोस्तों 1864। ठीक है, श्रीधर पाठक 1860। ठीक है, कहीं कहीं 59 भी मिल जाता है इनका। ठीक है, नाथुराम शर्मा शंकर 1859। ठीक है, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद 1865। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में, ये इनका जीवन काल दिया है। रामचरित उपाध्याय की बात करें तो 1872। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866। पूरे के पूरे कवियों को याद करना है, कल आपकी पीडीएफ स्पेशल ग्रुप में मिलनी चाहिए द्विवेदी युग के कवियों की। राम नरेश त्रिपाठी 1891। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883। राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868। वियोगी हरि 1895। गोपाल शरण सिंह और सत्यनारायण कवि रत्न, ये दोस्तों द्विवेदी युग के कवि हैं। अब एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि निम्न में से बताइए कौन सा द्विवेदी युग का कवि है या फिर कौन सा नहीं है। तो आपको पता होगा जब तो आप बताओगे कि सर कौन सा द्विवेदी युग का है कौन सा नहीं है, और जब पता ही नहीं है, याद ही नहीं किया, एक बार पढ़ लिया बस और बस हो गया काम।
तो अपन को याद करना है दोस्तों, ठीक है, कौन सी रचना कौन से कवि द्विवेदी युग से संबंधित है, उनका जन्म क्रम भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे अपन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अब एक क्वेश्चन में आप फंस जाते हो। सबसे पहले तो आप कवि और महाकवि में अंतर समझना है। कवि जिन्होंने काव्य रचनाएं की हैं, जिन्होंने कोई महाकाव्य नहीं लिखा वो कवि, और जिन्होंने कोई महाकाव्य लिखा उसे महाकवि कहा जाता है दोस्तों। जैसे बात करें चंद्रवरदाई की, जैसे बात करें जयशंकर प्रसाद की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, स्वयंभू की बात करें, तुलसीदास की बात करें दोस्तों, ठीक है, ये सभी क्या है, महाकवि है। इन्होंने क्या की, महाकाव्य लिखे हैं। ठीक है, तो ये महाकवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना कृष्ण शतक ब्रज भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई, ब्रज भाषा में लिखी गई। कौन सी, कृष्ण शतक, और ये इनकी प्रथम रचना है। और आपको पता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है, तो क्या बताओगे, हरिऔध जी। ठीक है, और इन्होंने इनकी प्रथम रचना कौन सी है, तो क्या बताओगे, कृष्ण शतक। कृष्ण शतक इनकी प्रथम रचना है। और हरिऔध जी का ब्रज भाषा में दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका रस कलश। रस कलश, यह रस का विस्तृत विवेचन करने वाला रीति ग्रंथ है दोस्तों, रीति ग्रंथ। ठीक है, कौन सा, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि हरिऔध जी का रीति ग्रंथ कौन सा है, तो क्या लगाओगे, रस कलश। ठीक है, ये दोस्तों रीति ग्रंथ माना जाता है। रस का विस्तृत इसमें विवेचन किया गया है, और ये इनका दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसका, हरिऔध जी का। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है, कल्पना वर्मा जी बताइए, रामदयाल जी, आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। रस कलश में युग की बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार नायिका भेद के अंतर्गत हरिऔध जी ने नवीन ढंग की नायिकाओं, देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की कल्पना की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसमें, रस कलश में। अब कभी डीपली पूछा जाएगा तो यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कि हरिऔध की वो रचना कौन सी है जिसमें उन्होंने नवीन तरह की नायिकाओं का वर्णन किया है, जिसमें दोस्तों देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की कल्पना की गई। वो रचना कौन सी है हरिऔध जी की, तो क्या बताओगे कि सर वो रचना है रस कलश। और रस कलश इनका रीति ग्रंथ है। रस कलश इनका रस विवेचन से संबंधी ग्रंथ है, किसका, हरिऔध जी का। ठीक है, तो ये भी अपन को याद कर लेना है। अब यहां पर अपन को याद करना कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम क्या है, महाकाव्य है। अब दोस्तों अगर आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक, तो प्ले स्टोर में जाइए, नीचे लिंक भी दी है कमेंट बॉक्स में। आप लोग प्ले स्टोर से जल्दी से दोस्तों उसको क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लिए। और जिनको एडमिशन लेना है वो ले लो एडमिशन, और दोस्तों पढ़ाई विस्तृत रूप से अच्छे से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, क्या बताओगे, प्रिय प्रवास। बोले हम तो प्रिय के प्रवास में खड़ी, प्रिय के प्रवास में खड़ी। ठीक है, कितने सर्ग हैं इसमें, 17 सर्ग हैं। ठीक है, श्रृंगार और करुण रस की क्या है इसमें, प्रधानता है, श्रृंगार और करुण रस की। और आपको एक चीज बताना है कि सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की है, सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की है, जल्दी से बताओ। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, हरिऔध जी। इसमें कितने सर्ग हैं, तो 17 सर्ग हैं, 17 सर्ग याद रख लेना। हरिऔध जी कवि सम्राट के रूप में समादृत हैं। प्रिय प्रवास ग्रंथ पर इन्हें 1936 में मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी दोस्तों इन्हें प्राप्त हुआ है प्रिय प्रवास के लिए। ठीक है, तो ये भी अपन को याद कर लेना है। और प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार होना है। और आपने बताया कि सर सूरदास ने 3 भ्रमर गीतों की रचना की है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक काल में भ्रमर गीतों की रचना किसने की है, तो आपको बताना है हरिऔध जी ने। और इन्हें आधुनिक काल का सूरदास तो कहा ही जाता है। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों भ्रमर गीत का समावेश किस रचना में किया है, तो इस प्रिय प्रवास में किया है भ्रमर गीतों का समावेश, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कि सर कवि सम्राट के रूप में समादृत कौन है, कवि सम्राट किसे कहा जाता है, तो कवि सम्राट कहा जाता है हरिऔध जी को, कवि सम्राट। ठीक है, ये याद कर लेना। उसके बाद यहां पर देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास महाकाव्य नहीं माना। प्रिय प्रवास को किसने, शुक्ल जी ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना।
प्रिय प्रवास संस्कृत के वर्ण वृत्तों में रचित तथा इसमें 7 छंदों मालिनी, मंदाक्रांता, वंशस्थ, बसंत तिलका, द्रुत, विलंबित और दोस्तों शार्दुल, विकीर्णता और शिखरणी का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों जो रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने प्रिय प्रवास को क्या नहीं माना, महाकाव्य नहीं माना। इसमें कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं प्रिय प्रवास में, भ्रमर गीत का समावेश किया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन एक आपसे हम पूछ रहे हैं, आपको बताना है कि हरिऔध जी का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें उन्होंने नायिकाओं का नए ढंग से वर्णन किया है। उन्होंने दोस्तों देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, परिवार प्रेमिका नायिकाओं का चित्रण किया है, वो ग्रंथ कौन सा है, जल्दी से बताइए, फटाक से बताओ। और वैदेही वनवास हरिऔध जी का दूसरा प्रबंध काव्य जिसमें सीता परित्याग की कथा वर्णित है और इस रचना में 15 सर्ग हैं। किसमें, वैदेही वनवास। अब वनवास तो 14 वर्ष का हुआ था, लेकिन इसमें 15 सर्ग हैं। देखो 14 में +1 कर दो, 15 सर्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो वैदेही वनवास में अगर कभी आ जाए कि वनवास में कितने सर्ग हैं वैदेही वनवास में, तो वनवास तो 14 वर्ष के लिए गए, लेकिन 1 प्लस कर देना तो 15 इसमें सर्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इनका दूसरा प्रबंध काव्य है और आपको याद रख लेना हरिऔध। हरिऔध बोले हरि अयोध्या से कहां गए थे, बोले वनवास गए थे, तो ये वनवास गए थे कहां से, अयोध्या से। तो वैदेही वनवास के रचनाकार कौन हो जाएंगे, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध को याद कर लेना, इनके इस प्रबंध काव्य में 15 सर्ग हैं दोस्तों। ठीक है, 15 सर्गों को याद कर लेना। तो यहां पर अपन ने जो चीजें पढ़ी हैं वो सारी चीजों को आपको पकड़ना है। ठीक है, ये अपन ने श्रीधर पाठक की पढ़ ली, गोल्ड स्मिथ के 3 काव्य ग्रंथों, हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी, ट्रेवलर का श्रांत पथिक, डिजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम। ठीक है, एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक खड़ी बोली में है, बाकी उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में है, इसको याद कर लेना। जगत सच्चाई सार में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विविध रूपों का एक ही तत्व में व्यापकता का दर्शन किया और सुसंदेश इनकी रहस्यवादी कविता है श्रीधर पाठक की। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे दोस्तों भारत गीत की बात करेंगे। तो भारत गीत में ये संकलित है दोस्तों इनकी देश प्रेम संबंधी रचनाएं। उसके बाद यहां पर आते हैं कि अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की रचना कृष्ण शतक, इनकी प्रथम रचना है कृष्ण शतक। ठीक है, इनकी द्वितीय रचना है दोस्तों रसकलश, और रसकलश इनकी दोस्तों इस रसकलश में इन्होंने विभिन्न प्रकार की नायिकाओं का क्या किया है, वर्णन किया है, ये भी अपन को याद रख लेना है। ठीक है, अब यहां पर अपन थोड़ा सा आते हैं, बिल्कुल सही है, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कि ये जो दोस्तों क्या है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का जो वैदेही वनवास है, इसको थोड़ा सा आपको वो करना है। ठीक है, क्या करना है कि इसमें कितने सर्ग हैं वैदेही वनवास में, बताइए जल्दी से। पारिजात में 15 हैं और इसमें 18 हैं। ठीक है, हाँ ये गड़बड़ दिया है थोड़ा सा। ठीक है, इसको आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। राष्ट्र कवि की बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्र कवि के बारे में यहां पर देखते हैं अपन। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु माना। क्या माना है, काव्य गुरु माना। ठीक है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को क्या माना, अपना काव्य गुरु। अब यहां पर अपन को याद करना है, अपन आपसे पूछा जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु कौन थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बिल्कुल, पारिजात में 15 हैं और वैदेही वनवास में 18 हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर देखो मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं वैश्योपरक पत्र में दोस्तों प्रकाशित हुई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ, तो आपको बताना है। और मैथिली शरण गुप्त की जो आरंभिक रचनाएं हैं ये वैश्योपरक पत्र में प्रकाशित हुई थी। कौन से पत्र में, वैश्योपरक पत्र में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, गुप्त जी की प्रथम रचना कौन सी है, हेमंत। हेमंत है 1906 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी गुप्त जी की प्रथम रचना हेमंत। ठीक है, इसको याद रखो। रंग में भंग की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त का दोस्तों प्रथम काव्य ग्रंथ है, 1909 में। ठीक है, प्रकाशित हुआ रंग में भंग। और गुप्त जी की ख्याति का मूल आधार है भारत भारती, और भारत भारती का रचना काल क्या है, 1912। अब दोस्तों इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी, राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। राष्ट्र कवि की उपाधि इनको दी गई काय कि उसमें भारत भारती की प्रसिद्धि के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। और भारत भारती इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इसका रचना काल है 1912। और बार बार मां भारती का हम क्या करेंगे, वंदन करेंगे। ठीक है, बोले बार बार करेंगे भारत भारती का हम वंदन बार बार करेंगे। तो बार से बार बार
से हो जाएगा 12 बार, 12 बार करेंगे, बार बार करेंगे। ठीक है, तो भारत भारती 1912 याद कर लेना। हिंदी कवियों में प्रबंध काव्य सबसे अधिक किसने लिखे? मैथिली शरण गुप्त ने लिखे दोस्तों। अब आपको बताना है कि इन्होंने कितने खंड काव्य लिखे। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मैथिली शरण गुप्त ने कितने खंड काव्यों की रचना की है, बताइए जसवीर जी, कितने खंड काव्यों की रचना की मैथिली शरण गुप्त ने? 1886 में इनका जन्म हुआ था, चिरगांव जिला झांसी में। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है, जल्दी बताओ। इन्हें राष्ट्र कवि कहा था मैथिली शरण गुप्त ने, बिल्कुल सही है। ठीक है, नारी भावना को पहचानने और उसका चित्रण करने में गुप्त जी हिंदी के इतिहास में अनुपम है। और मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य का प्रेरणा स्रोत है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्येर उपेक्षिता नामक लेख। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि राम काव्य का, हिंदी में राम काव्य का दूसरा महाकाव्य कौन सा है, तो क्या लगाओगे? राम काव्य पर आधारित दूसरा महाकाव्य कौन सा है? तो आपको साकेत लगाना है। साकेत में कितने सर्ग हैं दोस्तों? 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। अब 12 का चक्कर मैंने कई बार आपको बताया है। क्या बताया है? कि आपको पता है कि रामविलास शर्मा का जन्म हुआ 1912 में। ठीक है, एक। रामानंद के शिष्य कितने? 12। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने 12 प्रमाणिक रचनाओं के आधार पर दोस्तों वीर गाथा काल कहा। तुलसी की प्रमाणिक रचना कितनी? 12। साकेत में सर्गों की संख्या कितनी? 12। आलवार भक्तों की संख्या कितनी? 12। अब 12 बार बार आ रहा है, इस 12 का कुछ तो चक्कर है। ठीक है, इसको भी याद कर लेना है। तो साकेत में सर्ग कितने हैं? 12 हैं। और ये जो साकेत महाकाव्य का जो प्रेरणा स्रोत है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का कौन सा? काव्येर उपेक्षिता नामक लेख है, इसको याद कर लेना। साकेत में दोस्तों 12 सर्ग। प्रथम सर्ग में सरस्वती वंदना होती है और नवम सर्ग में दोस्तों उर्मिला के विरह का वर्णन है और यह सर्ग सबसे मार्मिक है। एक क्वेश्चन भी आया है कि साकेत का सबसे मार्मिक सर्ग कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? सबसे मार्मिक सर्ग है दोस्तों कौन सा? नवम सर्ग। नवम इसका मार्मिक सर्ग होता है। ठीक है, और आपको पता है कि मैथिली शरण गुप्त ने 19 खंड काव्यों की रचना की है। 19 खंड काव्यों की रचना की है, ये याद कर लेना। अब इनके जो महाकाव्य, महाकाव्यों के नाम आपको बताना है, जल्दी बताओ। एक तो आपको साकेत महाकाव्य पता चल गया मैथिली शरण गुप्त का, और बताइए दूसरा कौन सा महाकाव्य है, बताओ। साकेत के प्रथम, अष्टम और द्वादश सर्ग के उत्तरार्ध में उर्मिला लक्ष्मण के मिलन का वर्णन है दोस्तों। किसमें? प्रथम, अष्टम और द्वादश सर्ग में। ठीक है, अब आपको बताना है मैथिली शरण गुप्त के, क्या बताना है दोस्तों, महाकाव्य कौन कौन से हैं। 1936 में साकेत महाकाव्य कर मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों ये मंगला प्रसाद पारितोषिक मिल गया, इसको याद कर लेना है आपको। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है। यहां पर देखते गुप्त जी द्वारा प्रणीत यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित एक काव्य ग्रंथ है दोस्तों, यशोधरा। और ये यशोधरा जो है ये खंड काव्य है, ये महाकाव्य नहीं है, ये खंड काव्य दोस्तों यशोधरा। कई लोग महाकाव्य में उसमें लगाते हैं, जबकि आपको पता है, देखो प्रियंका जी प्रिय प्रवास बता रही, आपको पता है जय भारत, जय भारत क्या है? महाकाव्य है। साकेत क्या है? इनका महाकाव्य है। ठीक है, ये याद कर लेना। यशोधरा इनका खंड काव्य, राहुल राज जी ये महाकाव्य नहीं है। ठीक है, और आपको बताना है कि जय भारत का रचना काल क्या है। जय भारत इनका महाकाव्य, इसका रचना काल क्या है, जल्दी से बताओ। यशोधरा काव्य ग्रंथ में नारी जीवन की ऐसी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई कि कुछ आलोचकों ने उसे साकेत से भी बढ़कर माना है। किसको? यशोधरा को, यशोधरा को। लेकिन ये क्या है? ये खंड काव्यात्मक महाकाव्य, यानी कि ये खंड काव्य की श्रेणी में ही गिना जाता है। तो आपको याद रख लेना कि सर जो इनका साकेत है इसका रचना काल 1931 है, जो इनका जय भारत है इसका रचना काल 1952 है। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों क्या लिखे? 19 खंड काव्य लिखे। 2 महाकाव्य भी इन्होंने लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो सबसे ज्यादा हिंदी में प्रबंध काव्य लिखने वाले जो हैं वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। और ये विष्णु प्रिया, ये रचना कई बार आई है कि विष्णु प्रिया के रचनाकार कौन है, तो विष्णु प्रिया के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। उर्मिला और यशोधरा के समान चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप को दोस्तों इसमें क्या किया गया है? प्रदर्शित किया गया है। तो आपको याद रख लेना है कि दोस्तों
कि अगर आपसे पूछा जाता निम्न में से बताइए कौन सी वियोग रिलेटेड, वियोग से संबंधित रचना है, तो विष्णु प्रिया भी दोस्तों है, ठीक है, साकेत भी है। ऐसे कई ग्रंथों के बारे में पूछा जाता है तो विष्णु प्रिया मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला और यशोधरा के समान चैतन्य महाप्रभु की वियोक्ता पत्नी के त्याग और तप को प्रदर्शित किया है। अब आपको बताना है गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, जल्दी से बताओ फटाक से। और मैथिली शरण गुप्त कृत जय भारत, ये महाकाव्य को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। इस जय भारत का रचना काल है दोस्तों 1952। ये क्वेश्चन आपका आया था टीजीटी में, आया था कि आप क्रमबद्ध करिए, क्रमबद्ध करने के लिए बोला था आपके लिए दोस्तों। एक भारत भारती दिया था 1912 का, ठीक है, ये 2-3 ग्रंथ और मैथिली शरण गुप्त के दिए थे और ये जय भारत भी दिया था, आपको क्रमबद्ध करना था और गड़बड़ हो गए सभी लोग, ठीक है। तो ये अपन को याद कर लेना है, जय भारत महाकाव्य को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है और जय भारत में कौरवों पांडवों की पारस्परिक कलह और उससे उत्पन्न महायुद्ध का दोस्तों क्या है, वर्णन, ठीक है। गुप्त जी के अनग और कुणाल गीत बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित है। कौन कौन से? अनग और कुणाल गीत, ठीक है, इनको याद कर लेना है। और दोस्तों यहां पर देखें गुप्त जी का विकट भट्ट में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा जिसमें वचन निभाने का वर्णन है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, क्वेश्चन कैसा आता है वो देख लो। सबसे पहले आता है कि मैथिली शरण गुप्त का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है, कथा वर्णित है, तो वो इनका ग्रंथ है दोस्तों कौन सा? विकट भट्ट। विकट बोले मैथी में तो विकट गिर गए, मैथी में विकट गिर गए, विकेट क्रिकेट के विकेट, ठीक है, इसको याद करना। जयद्रथ वध में एक ऐसे युवक का चित्रण हुआ जो राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, तो जयद्रथ वध भी इनका खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त ने 19 खंड काव्यों की रचना की दोस्तों, कितने? 19। एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि मैथिली शरण गुप्त ने कितने खंड काव्यों की रचना की है, ठीक है, तो 19 खंड काव्य याद रख लेना। और गुप्त जी की रचना अर्जन और विसर्जन में मुस्लिम संस्कृति की झांकी द्रष्टव्य है। कौन में? अर्जन और विसर्जन। और मेघनाथ वध दोस्तों इनकी मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना है। कौन सी रचना है? अतुकांत, ठीक है, तो ये भी अपन को याद रख लेना। तो धीरे धीरे यहां पर अपन ने पढ़ा है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के जो गुरु थे काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है, ये भी अपन ने याद कर लिया। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम रचना हेमंत है, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। रंग में भंग इनका 1909 में ये काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुआ, ठीक है। उसके बाद भारत भारती इनकी 1912 की रचना है जिसकी प्रसिद्धि के कारण महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दे डाली थी। उसके बाद हिंदी कवियों में प्रबंध काव्य सबसे ज्यादा लिखे, 19 तो खंड काव्य लिख दिए इन्होंने और 2 महाकाव्य लिख दिए, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी ने, ये भी याद हो गया। साकेत इनका राम काव्य पर आधारित दोस्तों हिंदी का दूसरा महाकाव्य है, ये भी याद रख लेना, जिसमें 12 सर्ग हैं, 1931 इसका रचना काल है, ठीक है। नवम सर्ग साकेत का सबसे मार्मिक सर्ग माना जाता है, ये भी याद रख लेना। फिर 1900 दोस्तों यहां पर आते हैं कि यशोधरा इनका खंड काव्य जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित है। कहीं कहीं नेट पर आपको महाकाव्य की श्रेणी में इसको रहा जाता क्योंकि इसे खंड मतलब ये दोस्तों साकेत से भी बढ़कर है, मतलब इसकी जो कथा है वो दोस्तों महाकाव्यात्मक कथा है, लेकिन इसे खंड काव्य में ही रखा जाता है, लेकिन इसे खंड काव्यात्मक महाकाव्य कहा जाता है यशोधरा को, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। और उसके बाद विष्णु प्रिया के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त ने विष्णु प्रिया, ठीक है। जय भारत इनका महाकाव्य है जिसको प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है, ये हो गया। अनग और कुणाल गीत इनकी बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित है गुप्त जी की, है ना। विकट भट्ट में दोस्तों राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों वाली चलने वाली कथा है इसमें, ये हो गया। जयद्रथ वध इनका खंड काव्य है जो दोस्तों इसमें एक युवक का चित्रण हुआ है जो राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राण समर्पण कर देता है। उसके बाद 19 खंड काव्य लिखे मैथिली शरण गुप्त ने और अर्जन और विसर्जन मैथिली शरण गुप्त की दोस्तों ये जो रचना है ये मुस्लिम संस्कृति की झांकी इसमें द्रष्टव्य है, ठीक है। और इनकी मेघनाथ वध जो रचना है ये कैसी है? अतुकांत रचना मानी जाती है, ठीक है। और द्विवेदी युग में दोस्तों अपन को मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधोपोप नाम से किया। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है उसको देखो। आपसे क्वेश्चन आता है
कि मधुप किसका उपनाम है। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों पहले, मधुप किसका उपनाम है। तो मधुप उपनाम है दोस्तों किसका, मैथिली शरण गुप्त का। मां से मधुप और मां से मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त जो लिखते थे दोस्तों, मधुसूदन माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद इन्होंने मधुप उपनाम से किया। झंकार गुप्त जी की रहस्यवादी रचना है झंकार, ठीक है। ये मधुप उपनाम याद रख लेना। गुप्त जी के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था, इनकी 2-3 रचनाएं, इनके 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए फटाक से, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे नाथूराम शर्मा शंकर। दोस्तों कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से समादृत हैं। यानी कि क्वेश्चन कैसा बनेगा आपका, क्वेश्चन कैसा बनता है, आपसे पूछा जाता है कविता कामनी कांत किसे कहा जाता है, या कविता कामनी कांत उपाधि किसको मिली। भारतेंदु प्रज्ञेंदु ये तो कई बार आया है दोस्तों, भारतेंदु प्रज्ञेंदु किसे कहा जाता है, साहित्य सुधाकर किसे कहा जाता है। इसमें कंफ्यूजन वाला सिस्टम होता है क्योंकि इसमें भारतेंदु प्रज्ञेंदु आपसे पूछा जाता है और ऑप्शन में आपको भारतेंदु दिया जाता है। तो लगभग 90% लोग भारतेंदु लगा के आ जाते हैं क्योंकि यहां भारतेंदु प्रज्ञेंदु दिया और यहां पर ऑप्शन में भी भारतेंदु, तो भारतेंदु लगा के आ जाते। लेकिन जिनको पता है कि भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि दी गई थी नाथूराम शर्मा शंकर को, वो गलत नहीं करते, ठीक है। तो नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामनी कांत कहा जाता है, भारतेंदु प्रज्ञेंदु कहा जाता है, साहित्य सुधाकर कहा जाता है। यानी कि इन उपाधियों से इनको दोस्तों क्या किया गया है, नवाजा गया है। फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कहा जाता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, आपसे पूछा जाता है कि भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर क्या होता है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। और रत्नाकर के आदर्श कवि कौन थे, आदर्श कवि थे बिहारी। रत्नाकर के आदर्श कवि कौन थे दोस्तों, बिहारी, ठीक है। रत्नाकर जी का गंगा अवतरण महाकाव्य है और इसमें कितने सर्ग हैं, इसमें है 13 सर्ग। इसमें कितने सर्ग हैं, 13। काय में, गंगा अवतरण में। क्या है ये, महाकाव्य है। किसका, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। अब आपसे पूछा जाएगा कि गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है, कई बार पूछा गया। तो गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगा अवतरण का काव्य रूप क्या है, तो ये महाकाव्य है, ठीक है। इसमें कितने सर्ग हैं, तो 13 सर्ग हैं। और जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद करना, ठीक है। रत्नाकर जी कृत हरिश्चंद्र में अयोध्या के महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र वर्णित थे और इस प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं, 4 सर्ग में। काय में, हरिश्चंद्र में। तो ये हरिश्चंद्र प्रबंध काव्य दोस्तों, और एक किसका, रत्नाकर जी का, ठीक है। रत्नाकर की उद्धव शतक 1929 में गोपी उद्धव संवाद पर आधारित प्रबंध काव्य और इसमें 118 कवित्व हैं। तो आपसे सीधा क्वेश्चन आता है विजय शंकर जी कि पूछा जाता है कि उद्धव शतक के रचनाकार कौन है, तो क्या बताते हो, उद्धव शतक रत्नाकर जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जकी उपनाम से कौन लिखते थे, जकी उपनाम से। तो जकी उपनाम से लिखते थे दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर। जैसे मैंने आपको बताया कि मधुप किसका उपनाम है, मैथिली शरण गुप्त का। जकी किसका उपनाम है, जकी दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर का, ठीक है। जयशंकर का उपनाम कौन सा है, या कलाधर नाम से कौन लिखते थे, तो जयशंकर प्रसाद कलाधर नाम से लिखते थे, ठीक है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, तो वैद्यनाथ मिश्र था, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो अबुल हसन था। ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उद्धव शतक के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर होता है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। जकी उपनाम से कौन लिखता था उर्दू में कविता, तो आपका उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने स्वदेशी कुंडल की रचना कुंडलियां छंद में की है। स्वदेशी कुंडल की रचना काय में की है, कुंडलियां छंद में की है, ठीक है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की बात करें तो इनका उपनाम है दोस्तों त्रिशूल। इनका उपनाम क्या है, त्रिशूल। ये भी कई बार पूछा जाता है। तो उपनाम वाले 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, 3 में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। मधुप उपनाम से दोस्तों मैथिली शरण गुप्त, जकी उपनाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। और त्रिशूल उपनाम से लिखते थे कौन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही,
ठीक है। और बात करें राम नरेश त्रिपाठी की, तो इनका जन्म हुआ था 1889 में। राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। और दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी और आपके जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1889 को हुआ। और इनके दोस्तों रचनाओं में मिलन, पथिक और स्वप्न काव्य ग्रंथ, काल्पनिक प्रेमाख्यानिक खंड काव्य हैं। इनकी रचनाएं आपको पढ़ना। राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि माने जाते त्रिपाठी जी, ठीक है। तो इनकी रचनाएं कितनी है दोस्तों? एक तो आपके लिए मिलन, पथिक और स्वप्न, ठीक है, और मानसी। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि इनका निम्न में से बताइए इनका कौन सा खंड काव्य नहीं है? तो खंड काव्य में मिलन तो खंड काव्य है, पथ भी खंड काव्य है, स्वप्न भी खंड काव्य है, मानसी ये खंड काव्य नहीं है। अब आप कैसे पता करोगे कि सर कौन सा खंड काव्य है या कौन सा नहीं है? तो आपको याद रख लेना, अपन ने एक ट्रिक बनाई थी, मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, ठीक है। तो याद रख लेना कि सर मिलन भी खंडित हो जाता है, पथिक भी आपका खंडित हो जाता है, और स्वप्न भी खंडित होता है। तो स्वप्न खंडित होता है तो खंड काव्य है। पथिक भी क्या हो जाता है दोस्तों? पथ में पथिक, उसका भी खंडित हो जाता है, उसका भी रास्ता, ठीक है। और मिलन भी खंडित हो जाता है। तो ये तीनों तो आपको याद करना है कि सर ये तीनों खंड काव्य हैं। बाकी मानसी का बचा तो बोले सर मानसी का कोई खंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये मानसी क्या है? इनकी देशभक्तिपूर्ण फुटकर कविताओं का संकलन है। कौन? मानसी। तो इनकी रचनाएं आपको पता चल गया। मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, अपन ने एक ट्रिक बनाई थी। तो मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, ये आपकी क्रमबद्ध हो जाएगा। क्रमबद्ध भी पूछा जाता राम नरेश त्रिपाठी का, ठीक है। तो बालकर्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना है आवाहन, ठीक है, 1918 ईस्वी में, और प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और आवाहन का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। तो यहां पर अपन ने बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा कर ली है, ठीक है। इस सारे के सारे प्रश्नों को याद करना है। मैत्री शरण गुप्त, माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधोप उपनाम से किया, ठीक है। झंकार इनकी रहस्यवादी रचना है, ये हो गया। नाथुराम शर्मा शंकर को कविता कामनीकांत, भारतेंदु प्रकेंदु, साहित्य सुधाकर कहा जाता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर ले, बहुत ही अच्छे से ट्रिक से अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है। और बाकी अपन ने देखा कि भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। गंगा अवतरण रत्नाकर जी का महाकाव्य है, 13 सर्ग हैं इसमें, ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद बात करेंगे कि हरिश्चंद्र एक रचना है रत्नाकर जी की दोस्तों, है ना। और उद्धव शतक की बात करें तो उद्धव शतक के रचनाकार भी कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जकी उपनाम से लिखते थे रत्नाकर, ठीक है, ये हो जाएगा। राय देवी प्रसाद पूर्ण की स्वदेशी कुंडल की रचना दोस्तों कुंडलियां छंद में इन्होंने की है, ये स्वदेशी कुंडल, ठीक है। ये बोले हम तो स्वदेशी कुंडल की राय देवी, बोले अगर कोई आपके आजू बाजू बोले कि कुंडल खरीदना है तो आपका कौन सी कुंडल की राय देवी? विदेशी की स्वदेशी? बोले सर हम स्वदेशी कुंडल की राय देवी। तो स्वदेशी कुंडल की रचनाकार राय देवी प्रसाद पूर्ण, ठीक है। त्रिशूल किसका उपनाम है? कई बार आ चुका है, त्रिशूल किसका उपनाम है? तो त्रिशूल गया बोले तो गया से क्या बनेगा? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ठीक है। तो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या है? त्रिशूल। इसको याद रखने, त्रिशूल गया, ठीक है, इसको याद रखो। मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, तो मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी ये रचना किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की है, इनको याद रख लेना। मिलन, पथिक और स्वप्न इनके खंड काव्य है, मानसी इनकी दोस्तों फुटकर कविताओं का संकलन है, ये हो जाएगा। उसके बाद अपन ने देखा कि आवाहन ये बालकर्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना है और ये प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इतनी सारी चीजें हैं दोस्तों, इनको याद करना है। एक बार वीडियो को लाइक करना। कल अपन छायावाद को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अपन आज अभ्यास करेंगे, ठीक है। सभी लोग तैयार हैं अभ्यास करने के लिए? तो एक बार जल्दी से दोस्तों लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो। यहां पर अपन को क्या करना है? अब अभ्यास करना है। आपको प्रश्न दिया जाएगा, उत्तर आपको बताना है। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है? जल्दी से बताइए, फटाक से आपको चयन करना है। यहां पर किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है? आपका यहां पर द्विवेदी युग की अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से आपको चयन करना है।
एक बार लाइक जरूर कर देना है। अनिल जी बताइए, किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है? और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया है। क्या बताया है कि सर सरस्वती पत्रिका। ठीक है, इसके बारे में बताइए, सरस्वती पत्रिका के बारे में क्या क्या जानते हैं आप लोग सरस्वती पत्रिका के बारे में? जल्दी से आपको चयन करना है। ये जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन कब हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, इसके बारे में कमेंट में लिखिए थोड़ा सा। फिर ऊपर आते हैं, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये क्वेश्चन आता ही है, अभी DSSB में भी आया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने। ये क्वेश्चन आता ही है हमेशा, इसलिए दोस्तों आपको चयन करना प्रश्न क्रमांक 44 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? 1901 में, 1902 में, 1903 या फिर 1904 में। तो यहां पर आपका सही है कि सर ये द्विवेदी जी हैं, ये 1903 में बन गए सरस्वती के संपादक, यानी कि आपका उत्तर सी की तरफ चला जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अब आपको बताना है कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया? 40-5-45 का क्वेश्चन बताइए। सभी लोग लाइक जरूर कर दे एक बार और अपने मित्रों को शेयर करें। जो भी हमारे साथी हैं जिनको भी दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेना है वो जल्दी से आ जाएं और सेल्फ स्टडी क्लासेस में कोर्स में एडमिशन लेकर के अपना अध्ययन चालू करें। अभी दोस्तों नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें आदिकाल का अभी चल रहा है अध्ययन। ठीक है, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो यहां पर आपका सही है कि सर बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा जाता है। तो यहां पर आपका जो डी नंबर है, डी नंबर वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन बताया आप लोगों ने। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? 46 का आंसर। स्वच्छंदतावाद की जब भी बात आती है, मैं आपको कई बार बताता हूं कि स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे ने। ठीक है, मुकुटधर पांडे का जन्म हुआ था दोस्तों 1895 में और मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक भी माना और मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग किया था। तो मुकुटधर पांडे ने छायावाद और स्वच्छंदतावाद इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किया था, लेकिन स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते श्रीधर पाठक, यानी कि ए नंबर। अब श्रीधर पाठक की जो 3 जो अनुदित रचनाएं हैं दोस्तों, 2 इनकी खड़ी बोली में एकांतवासी योगी है ना, और एक और दोस्तों एक इनकी दोस्तों ब्रज में है। उनकी रचनाओं की कल जो हमने बताई थी, जल्दी से बताओ वो कौन कौन सी रचनाएं हैं। और 47 का आंसर आपको चयन करना है यहां पर कि नायिका भेद वर्णन के विरोधी हैं तो कौन है? नायिका भेद वर्णन के विरोधी कौन है? मैथिलीशरण गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। यानी कि 47 का आंसर चयन करना है। नायिका भेद वर्णन के विरोधी कौन है? नायिका भेद वर्णन के विरोधी बताना है। प्रश्न आपका 47 नंबर है, लाइक जरूर करना है। और आपको पता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग के, जिनका दोस्तों इनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था, उन्होंने सभी को ये समझाइश दी थी, परामर्श दिया था कि नायिका भेद को छोड़कर अन्य किसी भी विषय पर आप लेखनी चलाइए। तो नायिका भेद वर्णन के जो विरोधी थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन्होंने दोस्तों नायिका भेद का विरोध किया, इन्होंने इस पर लेखनी चलाने के लिए परामर्श नहीं दिया। ठीक है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? 48 का आंसर जल्दी से आपको चयन करना है। और मधु धिम्मन जी ने बता दिया, श्रांत पथे के एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम। वेरी गुड। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? लाइक जरूर कर देना है, अपने मित्रों तक शेयर कर दो दोस्तों। और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, रेगुलर और क्रमबद्ध पढ़ना है दोस्तों, अध्ययन बनाए रखना है। ठीक है, तो अभी आप दोस्तों हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले सभी साथी। ठीक है, और जिनको पंजाब मास्टर कैडर का मॉडल पेपर लेना है वो मॉडल पेपर भी ले सकते हैं 4500 क्वेश्चन का। ठीक है, संपत्ति शास्त्र के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी सी नंबर सही है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि बताना है आपको। सरहपा को, पुष्य या पुण्य को, भारतेंदु। यहां पर आधुनिक काल में पूछा है दोस्तों, यहां पर आधुनिक काल में पूछा है। या कभी इस प्रकार सा प्रश्न पूछा जाए और ऑप्शन में अमीर खुसरो ना हो तो आपको श्रीधर पाठक ही लगाना है। तो ये गलती भी आप दोस्तों क्या कर देना, सुधार लेना, क्योंकि आधुनिक काल में हिंदी खड़ी बोली के जो प्रथम कवि हैं वो श्रीधर पाठक हैं।
लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप श्रीधर पाठक ही लगाना, ठीक है, डी नंबर ही लगाना। श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रजभाषा में, बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया है यहां पर, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कौन कौन ने ईमानदारी से पढ़ा है। आंसू जी बताइए जल्दी से, श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है। पंजाब मास्टर कैडर वाले हमारे जितने साथी हैं, जिनको भी अध्ययन करना है रेगुलर और बहुत अच्छे से विस्तृत अध्ययन करना है, वो हमारे सभी साथी एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। अभी ये नया बैच स्टार्ट हुआ है, आदिकाल चल रहा है, तो अभी से आप अध्ययन चालू कर देंगे। और बाकी रिकॉर्डेड कोर्स भी रहता है, टेस्ट भी रहता है, हर संडे को टेस्ट होता है, ठीक है। श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और सीधा आंसर जा रहा है प्रश्न क्रमांक 50 में। क्या जा रहा है जल्दी से बताओ, 50 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी भाषा इनकी ब्रज भाषा में है, इसका आंसर चयन करना है। और राइट आंसर आप लोगों ने बता दिया कि सर इनकी जो उजड़ ग्राम है, उजड़ ग्राम जो इनकी दोस्तों रचना है वो काय में है, ब्रज भाषा में है। काय में है, ब्रज भाषा में। बिल्कुल सही आंसर बताया आपने, उजड़ ग्राम, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी श्रांत पथिक और एकांत वासी योगी ये खड़ी बोली में है, ठीक है। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता कौन सी है, बहुत बढ़िया, बताएं जल्दी से। श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता आपको चयन करना है और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करना है। बताएं, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर में जाकर के, हमारे जितने भी साथी हैं, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए दोस्तों। अध्ययन और स्टडी मटेरियल आपका भरपूर आपको मिलने वाला है। तो यहां पर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और उत्तर भी आप लोग बहुत अच्छा ही लगाएंगे। तो यहां पर प्रश्न क्रमांक 51 का आंसर है, सीधा आंसर जा रहा है कि सर इनकी सुसंदेश जो रचना है ये रहस्यवादी है, रहस्यवादी कविता है, ठीक है। तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना कौन सी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना आपको बताना है, बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना का आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में पढ़ा था कि सर इन्हें आधुनिक काल का सूरदास तो कहा ही जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, साथ ही हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि भी हैं, ठीक है। तो यहां पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना है तो कृष्ण शतक, ठीक है। रसकला से इनका रीति ग्रंथ है। वैदेही वनवास की बात करें तो इसमें 18 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास की बात करें दोस्तों तो इसमें 17 सर्ग हैं। ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचनाकार कौन है, हरिऔध जी, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे महाकाव्य नहीं माना प्रिय प्रवास को, लेकिन यहां पर याद करना है कि हरिऔध जी ने अपने किस विषय में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है। 53 का आंसर बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। एमआर मुकेश जी बताइए, प्रमोद जी, सिद्धि जी, हरिऔध जी के कौन सा ग्रंथ है जो जिसमें इन्होंने लोक प्रेम, देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, इनका दोस्तों आदर्श इन्होंने कल्पना की है। और सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर इनकी वो रचना है रस कलश। रस कलश दोस्तों इनकी वो रचना है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर। इस रस कलश में जो कि रीति ग्रंथ है दोस्तों, इसमें इन्होंने इस प्रकार की नायिकाओं का, इस प्रकार की प्रेमिकाओं का आदर्श दोस्तों, प्रेमिकाओं की आदर्श कल्पना की है और उत्तर चला जाता है डी नंबर, ठीक है। दूसरी रचना है दोस्तों हरिऔध जी की रस कलश, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है, 54 का आंसर सभी लोग बताएं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है, 17 सर्गों में, 15 में, 11 में या फिर 7 सर्गों में। 54 का आंसर चयन करते हुए दोस्तों सभी लोग बताएंगे। अर्शदीप जी पंजाब मास्टर कैडर आ गया, बहुत अच्छी तैयारी करें। 54 का आंसर, और 54 में सीधा आंसर जा रहा कि सर इसमें 17 सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं, ठीक है। इनका एक पारिजात है, पारिजात में 15 सर्ग हैं। इनका एक वैदेही वनवास है, वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं, ठीक है। और 17 सर्ग हैं किसमें, प्रिय प्रवास में, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, इतने अच्छे से आप लोग उत्तर बता रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ा पढ़ाया हुआ आपके पेपर में यहां पर आ गया हो, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन बात करते मैत्रीषण गुप्त की, अपना काव्य गुरु किसे माना। आपको पता है दोस्तों कि प्रेमचंद के काव्य गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, प्रेमचंद के। और मैत्रीषण गुप्त के काव्य गुरु भी कौन थे, कौन थे रश्मि पाठक जी, कौन थे मैत्रीषण गुप्त के काव्य गुरु। उत्तर चला गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर राइट, वेरी गुड। हरिऔध जी का रीति ग्रंथ कौन सा है, 56 का आंसर। हरिऔध जी का रीति ग्रंथ कौन सा है,
रस कलश, पारिजात, चौखे चौपदे या फिर दोस्तों पद्य प्रसून। हरिऔध जी का रीति ग्रंथ कौन सा है? 56 का आंसर। और हरिऔध जी का रीति ग्रंथ आपको बताना है और उत्तर जाता है कि सर रस कलश इनका रीति ग्रंथ है, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर राइट आंसर है। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? किस रस की प्रधानता है बताइए? वीर रस की, श्रृंगार रस की, वीर और श्रृंगार, श्रृंगार और करुण, यानी कि 57 का आंसर। प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। इसमें दोस्तों भ्रमर गीत का भी समावेश किया गया प्रिय प्रवास में, मैंने कई बार आपको बताया है। और यहां पर आपका डी नंबर सही होगा। श्रृंगार और करुण रस की इसमें प्रधानता है। श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता किसमें? प्रिय प्रवास में। तो आपका उत्तर चला गया कहां पर? डी नंबर की ओर चला गया, डी सही हो जाएगा। हरिऔध कृत वैदेही वनवास, वैदेही वनवास है क्या? है वैदेही वनवास, बताइए। पंजाब मास्टर कैडर वाले हमारे यहाँ कितने साथी हैं? वैदेही वनवास, हरिऔध कृत वैदेही वनवास क्या है? प्रबंध काव्य है, चंपू काव्य है। तो अभी तो अपन ने पढ़ा है कि सर वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं, और 18 सर्ग हैं यानी कि ये क्या है? महाकाव्य है। महाकाव्य है यानी कि ये दोस्तों क्या है? प्रबंध काव्य। और आपका एक नंबर यहां पर सही हो जाएगा। वैदेही वनवास ये क्या है? प्रबंध काव्य, क्योंकि प्रबंध काव्य के भेद होते हैं दोस्तों, ठीक है, महाकाव्य और खंड काव्य। तो ये एक नंबर आपका सही है। गुप्त जी की प्रथम रचना बतानी है आपको। प्रथम रचना इनकी कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 59 का आंसर बताना है। और एक बार जल्दी से शेयर कर दे सभी लोग, और एक बार लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और अध्ययन अपना रुकना नहीं चाहिए। गुप्त जी की प्रथम रचना कौन सी है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया और सीधा आंसर जा रहा है कि सर मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म हुआ था 1886 में, जिन्हें भारत भारती के कारण राष्ट्र कवि की उपाधि मिली, जिन्होंने 19 खंड काव्यों की रचना की, 2 महाकाव्यों की रचना की, साकेत और जय भारत इनके महाकाव्य। साकेत का रचना काल 1931 है और दोस्तों जय भारत का रचना काल इनका 1952 है। ऐसे कुल मिला के इन्होंने 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्यों की, यानी कि हिंदी में सबसे ज्यादा प्रबंध काव्य लिखने वाले अगर कोई कवि हैं तो वो मैथिली शरण गुप्त हैं, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। और इनकी प्रथम रचना है तो दोस्तों वो कौन सी है? रंग में भंग, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? राष्ट्र कवि की उपाधि 60 का आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर आपसे पूछ लिया गया है कि इन्हें राष्ट्र कवि किसने कहा, राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? इतना अच्छा क्वेश्चन है। रेखा बोरा जी, जया जी, बताइए 60 नंबर में। और 60 में सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये जो उपाधि दी थी इन्हें, ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। क्यों दी थी? बोले सर महात्मा, इनकी एक रचना थी भारत भारती 1912 की, 1912 की, और ये इतनी प्रसिद्ध हुई, इतनी प्रसिद्ध हुई, जिसने राष्ट्रीय भावना की दोस्तों क्या जागृति ला दी। और जागृति ला दी तो इस रचना के कारण, इस रचना की प्रसिद्धि के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रीय कवि की दोस्तों उपाधि दे डाली। और आज अपन राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ते हैं, जिनका जन्म हुआ था 1886 में चिरगांव जिला झांसी में, ठीक है। याद करना, द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 61 द्विवेदी युग में अपन दोस्तों बड़े बड़े कवियों को पढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, है ना। अपन पढ़ते हैं राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बड़े बड़े कवियों को पढ़ते हैं। और यहां पर द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है हरिऔध को, ठीक है, इनको याद रख लेना। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है दोस्तों अपनी महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है नागार्जुन को। इन चीजों को भी आपको पढ़ना है। और द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? तो वो कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, यानी कि डी नंबर। डी नंबर आपका सही है, वेरी गुड। अगला देख लो, मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताना है। और एक बार जल्दी से लाइक जरूर कर दो अगर मजा आ रहा हो क्लास में, और दोस्तों आपको लग रहा हो कि हाँ बहुत अच्छे से हमारा अध्ययन हो रहा है, तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। और यहां पर आपको बताना है कि 62 का आंसर बताइए जल्दी से। 62 का आंसर बताओ। भारत भारती, साकेत, पंचवटी या फिर यशोधरा। और यहां पर आपका सही आंसर है कि गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार का जो ग्रंथ था वो था भारत भारती। भारत भारती, यानी कि 62 का आंसर है आपका ए नंबर, ठीक है। और यहां पर आपसे पूछा गया, ए नंबर सही है,
नेक्स्ट है भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो मैं तो कई बार आपको बता चुका हूं कि सर भारत भारती को बार बार नमन, मां भारती को बार बार नमन। बार बार से क्या बनेगा, 12 बार, 12 बार या बार बार मां भारती को या भारत भारती को बार बार नमन। तो बार बार से बनेगा 12 बार और 1912 इसका रचना काल है, यानी बी नंबर आपका सही हो जाता है। ठीक है, मैत्री शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी, ऐसा भी क्वेश्चन आता है 64 का आंसर। तो जल्दी से आपको चयन करना है, मैत्री शरण गुप्त की वह रचना कौन सी है जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी है, और वो रचना है दोस्तों कौन सी इनकी। आपको पता है कि इनकी रचना साकेत भी है, यशोधरा भी है, भारत भारती भी है, जय भारत भी है। तो आपका उत्तर है कि सर इनकी वो रचना है भारत भारती जिसने राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी, और सी नंबर आपका सही है। ठीक है, वेरी गुड। साकेत इनका महाकाव्य है और जय भारत इनका महाकाव्य है। यशोधरा इनका खंड काव्य दोस्तों, लेकिन इसे खंड काव्यात्मक महाकाव्य कहा जाता है यशोधरा को। बहुत ही श्रेष्ठ दोस्तों ये रचना यशोधरा। यहां पर आपको बताना है जगत सच्चाई सार, बालचर, द्वापर, पथिक, ये रचनाएं किसकी हैं, ये रचनाएं आपको चयन करना है। जगत सच्चाई सार के रचनाकार कौन है, 65 का आंसर। और सी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दोस्तों जगत सच्चाई सार, जगत सच्चाई, जगत की सच्चाई का सार किसको पता चलता है, किसको पता चलता, जो बिना पढ़े लिखे हैं या जो पाठक है। जो पाठक है यानी कि पढ़ता है उसको पता चलता है, क्योंकि दोस्तों अपन को किताबों में इस संसार के साहित्य का पता चलता है, संसार के समाज का पता चलता है। कहां से, किताबों में। इतिहास का पता चलता है किताबों में। ठीक है, तो जगत सच्चाई सार किसको पता चलेगा, जो पढ़ता है उसको कि नहीं। बोले सर जो पाठक है, जो पाठक है उसको जगत सच्चाई, जगत की सच्चाई का सार पता चलेगा, सार पता चलेगा। तो आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, बालचर ये किसकी रचना है, बालचर किसकी रचना है। तो बालचर बोले सर ये हरिऔध की रचना है, हरिऔध की बालचर। आपको पता होगा ये आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि बोले सर अभी तक तो हमने हरि का बाल रूप ही देखा है। आपने भगवान राम का वृद्धावस्था की फोटो देखी, किसी ने क्या देखी तो बताना, थोड़ा सेंड भी करना। ठीक है, तो यहां पर बालचर ये हरिऔध की रचना है। द्वापर ये खंड काव्य है, ये किसकी है द्वापर, तो द्वापर मैत्री शरण गुप्त की। पथिक बात करें तो पथिक रामनरेश त्रिपाठी की। तो ये सारी रचनाएं आपसे बन गई हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर आते हैं प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम आपको बताना है। तो सही अनुक्रम बताइए कौन सा सबसे पहले प्रकाशन हुआ था। 66 में आंसर बताना है। 66 का आंसर सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक जरूर कर देना है 66 में, और शेयर कर दो अपने मित्रों तक। और दोस्तों इसी प्रकार अध्ययन में लग जाओ सभी साथी, है ना। और 66 में आपका सही आंसर जा रहा है। बोले सर अगर प्रिय प्रवास की बात करें तो इसका रचना काल है 1914, ये पहले आ गई रचना। ठीक है, उसके बाद इनका रस कलश दोस्तों 1931 की रचना है, इसको भी अपन को याद कर लेना। ठीक है, और ये इनकी रचना 1932 की है और ये रचना उनकी 1940 की है। ठीक है, तो इस कुल मिला के दोस्तों प्रिय प्रवास, रस कलश, ठीक है, चौके चौपते वैदेही वनवास, इस प्रकार से आपका माना जाता है। इनको आपको याद रख लेना है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर आ जाओ, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। 67 का आंसर बताना है, सही अनुक्रम बताइए। 67 का आंसर, 67 विकल्प थोड़ा गड़बड़ है, उसमें विकल्प गड़बड़ है। 67 का आंसर बताना है, प्रकाशन काल की दृष्टि से बताइए। 67 में बताइए, साकेत, झनकार, पंचवटी, भारत भारती, इनमें से चयन करना है 67 में। और 67 में तो सीधा आंसर है कि सर बी लगा दो, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड।
अगला देखो, प्रकाशन काल की दृष्टि से फिर आपको बताना है। तो प्रकाशन काल की दृष्टि से 68 में, और यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, सी नंबर, यशोदा, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया। इसी आपका सही है। साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है तो कब से होता है, बताइए। साकेत का प्रथम सर्ग आरंभ होता है तो कहां से होता है, साकेत का प्रथम आरंभ, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है आपको। साकेत का प्रथम सर्ग कहां से आरंभ होता है, प्रश्न क्रमांक 69 में। और 69 का उत्तर आपका जा रहा है कि सर जो साकेत है ये 1931 का महाकाव्य है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का। और इसका जो होता है दोस्तों वो कहां से होता है, तो आपका उत्तर है कि सर सरस्वती वंदना से, साकेत सरस्वती वंदना से, ठीक है, बहुत बढ़िया। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है। यहां साकेत का अर्थ क्या है, साकेत का अर्थ बताना है, क्या है 70 का आंसर, साकेत का अर्थ क्या है बताइए। 70 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत है, और साकेत का अर्थ क्या है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 70 नंबर में। और सीधा आंसर जा रहा कि सर साकेत का अर्थ है अयोध्या। साकेत का अर्थ क्या है, अयोध्या, साकेत नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या, ठीक है। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं, 61, 71, जल्दी बताएं। साकेत प्रबंध काव्य में कितने सर्ग हैं ये आपको बताना है। हमारे सभी साथी जिनको भी एडमिशन लेना है वो सभी साथी शिव कुमार, आयुष जी, युवराज जी, आशु जी, ठीक है, अनवी जी, प्रश्न क्रमांक 71 में बताना है। और आपको पता है कि सर 12 सर्ग हैं, ठीक है। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत क्या है, सृजन का प्रेरणा स्रोत बताना है। बहुत अच्छे से पढ़ा है अपन ने, निष्ठा त्रिवेदी जी, 72 का आंसर। और साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और सीधा आंसर जा रहा है कि सर साकेत महाकाव्य के सृजन का जो प्रेरणा स्रोत है वो रविन्द्रनाथ टैगोर कृत काव्येर उपेक्षिता, ये सी नंबर, ये ग्रंथ माना जाता है, सी नंबर, ठीक है। साकेत का सबसे मार्मिक सर्ग कौन सा है, मार्मिक सर्ग बताना है, 73 का आंसर बताइए, सबसे मार्मिक सर्ग आदित्य जी। और सही आंसर जा रहा है आपका कि सर साकेत का महाकाव्य, साकेत महाकाव्य का सबसे मार्मिक सर्ग कौन सा है, नवम सर्ग, यानी डी नंबर, नवम सर्ग आपका सही हो जाता है, ठीक है। 73 में आपने राइट आंसर लगाया, नवम सर्ग। गुप्त जी की कौन सी कृति प्रकाशन में पहले आती है, पहले कौन सी आती है, जयद्रथ वध आती है, भारत भारती आती है, पंचवटी या फिर विकट भट्ट, 74। और सभी को पता है कौन सी कृति इनकी पहले आती है, कौन सी कृति आती है इनकी पहले, और बहुत सारे लोगों ने सी लगा दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको पता होगा कि दोस्तों ये जो जयद्रथ वध है ये 1910 है, ये 1912 है, तो आपका सी नहीं है सही, आपका ए सही है, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध ये रचना जो है दोस्तों प्रकाशन क्रम में पहले आती है, जयद्रथ वध, और आपने लगा दिया सी, ठीक है। तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण हुआ है, ये आपको बताना 75 में,
वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण हुआ है, वह रचना कौन सी है? 75 में लाइक करना है एक बार और शेयर करना है, और सीधा आंसर जा रहा है कि सर मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसमें राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले युवक का चरित्र चित्रण हुआ है, तो वह रचना है जयद्रथ वध। कौन सी है? जयद्रथ वध। ठीक है, ये नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सभी साथियों के लिए बहुत मन को चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताना है कि इनकी वियुक्ता पत्नी के त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे और एक बार लाइक जरूर कर देना। बताओ फटाफट से, चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? प्रश्न क्रमांक 76 का आंसर है। और बहुत ही बढ़िया उत्तर आना चाहिए सभी लोगों के। उत्तर क्या आएंगे? उत्तर आपका हो जाएगा क्या? ए नंबर। ए नंबर यानी कि आपका विष्णु प्रिया। और विष्णु प्रिया की रचनाकार कौन है? तो उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये विष्णु प्रिया मैथिली शरण गुप्त की रचना है और ये चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग तप और उसकी तपस्या, उनकी मनोदशा का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ब्रह्मणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 77 का आंसर है, जल्दी से चयन करना है आपको। ब्रह्मणी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? 77 का आंसर साकेत में, यशोधरा, विष्णु प्रिया या फिर उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही रचनाएं दोस्तों किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की। अब यहां पर ब्रह्मणी नारी से पूछा गया, तो इतना आपको याद होना चाहिए कि सर साकेत भी ब्रह्मणी नारी से संबंधित है, विष्णु प्रिया भी है और यशोधरा भी है। तो आपका उत्तर चला गया डी नंबर। ठीक है, वेरी गुड। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, ये आपको बताना है। रेखा जी, माया राम जी, प्रश्न क्रमांक 78 में आपको चयन करना है कौन सी रचना गुप्त जी की नहीं है, ये बताइए जल्दी से। 78 का उत्तर, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सीधा आंसर जा रहा है कि सर द्वापर है, यशोधरा है, गुरुकुल भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, लेकिन ये पथिक जो है, ये पथिक तो किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। ठीक है, वेरी गुड। मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? ये क्वेश्चन भी कई बार आया। अतुकांत रचना बतानी है श्वेता सैनी जी, बताइए। सभी लोग बताएंगे। जाहिद अली जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर ले सभी साथी, और कोर्स में एडमिशन जरूर ले लें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, आदिकाल चल रहा है, और आदिकाल से दोस्तों आप अभी अध्ययन कर सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा मेघनाथ वध, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो मेघनाथ वध बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इनकी अतुकांत रचना मानी जाती है गुप्त जी की। बाकी तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की ही हैं। ठीक है, बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ कौन सा है? 80 का आंसर बताना है। बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ आपको चयन करना है। अनग है, विकट भट्ट है, झंकार है, या फिर दोस्तों वृत्त संहार है। जल्दी से बताइए। जसमेल राम जी, युवराज सिंह जी, जल्दी फटाफट से चक्के चौके लगाइए। यहां पर उत्तर बहुत ही बढ़िया आपसे पूछा गया है कि बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है, निम्न में से आपको बताना है। तो यहां पर 80 का आंसर पूछा गया और 80 में सीधा आंसर चला गया कि सर इनका जो बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला ग्रंथ है वो ग्रंथ है अनग। कौन सा है? अनग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड, अनग आपका सही है। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में हुआ है? मैंने आपको बहुत अच्छा विस्तृत भी पढ़ाया था जब बताया था कि 81 का आंसर आपको आना चाहिए। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में किया गया? झंकार में, विकट भट्ट में, सैरंध्री में, या फिर गुरुकुल में? 81 बताइए शशि त्रिपाठी जी। प्रश्न क्रमांक 81 का आंसर, और एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का जो वर्णन है, रश्मि पाठक जी, बिल्कुल सही आंसर आ गया कि सर इनकी जो रचना विकट भट्ट है, इस रचना में राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन है, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया।
साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? 82 में। बताइए। और एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए साथियों, आप लोग लाइक नहीं करते हो, जल्दी जल्दी फटाफट से सभी लोग लाइक करेंगे और अध्ययन में लग जाएंगे। और दोस्तों शेयर कर देना अपने मित्रों तक। यहां पर आपका सही उत्तर हो जाता है कि साकेत के किस सर्ग में उर्मिला और दोस्तों लक्ष्मण का मिलन वर्णित है? 82 का आंसर। तब आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर डी नंबर लगा दो। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। डी यानी कि आपका 12 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, मैत्री शरण गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया? वेरी गुड, इतना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है। कौन सी रचना को कहा गया है बताएं, जल्दी से बताना है। कौन सी रचना को कहा गया स्वच्छ दर्पण? और सीधा आंसर आपका चला गया कि सर 83 में लगा दो, जय भारत। ये जो काव्य कृति हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण है, ये नंबर सही है। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक आपका 84 है। 84 में एक बार लाइक करना है और जल्दी से फटाक से आपको उत्तर बताना है कि माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है? तो ये अपन ने पढ़ा था कि सर जकी तो नाम था जगन्नाथ दास रत्नाकर का, त्रिशूल तो आपको पता है गया प्रसाद शुक्ल सनेही का था, कलाधर जयशंकर का था। तो आपका उत्तर यहां पर अगर आपको पता भी नहीं है तो भी आपका उत्तर मधुप निकाल के आ जाता है, बी नंबर निकल के आ जाता है। ठीक है, ये तरीका होता है दोस्तों प्रश्न को हल करने का। त्रिशूल उपनाम किसका है? प्रश्न क्रमांक 85, त्रिशूल किसका उपनाम है? और अपन ने कल पढ़ा था, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, त्रिशूल गया तो गया से क्या बनेगा? त्रिशूल गया यानी कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, त्रिशूल गया हो गया। सी नंबर आपका सही हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करने वाले कवि कौन है? 86 का आंसर जकी उपनाम से काव्य रचना करने वाले कवि का नाम आपको बताना है। कॉमेडी गुरुजी, विश्वास जी, कुलदीप सिंह जी, 86। और जकी उपनाम से लिखते थे कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? 87 में भक्ति काल और रीति काल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपको बताना है और एक बार जल्दी से लाइक कर देना है। भक्ति काल और रीति काल में जल्दी से बताएं। संतोष कुमार जी, विवेक कुमार जी प्रश्न क्रमांक 87 में, और सही आंसर आपने बता दिया है कि सर 87 का आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये नंबर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से सम्मानित कवि कौन है? बताओ। 88 का आंसर रजनी त्रिपाठी जी, बताइए। शिक्षा जी, कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर, इन उपाधियों से सम्मानित कवि का नाम आपको चयन करना है और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। 88 का आंसर, 88 का आंसर आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 88 में उत्तर चला जाता है कि सर बी नंबर लगा दो, बी नंबर लगा दो, यानी कि नाथूराम शर्मा शंकर लगा दो। इन्हें कविता कामनी कांत भी कहा जाता है, इन्हें भारतेंदु प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर भी कहा जाता है, यानी कि बी सही है। अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है? अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ राजेश मौर्य जी। अनुराग रत्न ये किसकी रचना है? अनुराग रत्न। और हिंदी साहित्य का ऐप है दोस्तों, हिंदी साहित्य का ऐप भी आप सभी लोग डाउनलोड कर लें। 89 का प्रश्न आपसे पूछा गया है, 89 में उत्तर चला गया आपका सी, यानी कि नाथूराम शर्मा शंकर। सी नंबर आपका राइट, वेरी गुड। नाथूराम शर्मा आपका शंकर अनुराग रत्न के रचनाकार हैं, ये आपका सी सही है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलियां छंद में है,
वह कृति कौन सी है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति जो कुंडलियां छंद में है वो बताना है बसंत वियोग। मृत्युंजय राम रावण विरोध स्वदेश कुंडल वह कृति आपको बतानी है राय देवी प्रसाद पूर्ण की वह कृति कौन सी है? 90 का उत्तर आपको चयन करना है और सीधा आंसर चला गया कि सर वो कृति है स्वदेश कुंडल। अपन ने पढ़ा था कि सर स्वदेश कुंडल की राय देवी, बोले हमें कुंडल खरीदना है, स्वदेशी खरीदें या विदेशी, तो अपन स्वदेश कुंडल की राय देवी, तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना हो जाएगी जो कुंडलियां छंद में है। करुणा कादम्बिनी के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर किशोरी लाल जी, बताइए करुणा कादम्बिनी के रचनाकार कौन है? गया प्रसाद हैं, महावीर प्रसाद हैं, बाल मुकुंद हैं या फिर रामचरित उपाध्याय हैं? 91 बहुत अच्छा क्वेश्चन 91 में। और करुणा कादम्बिनी इसके रचनाकार पूछा गया है, तो बताइए पिंकी शर्मा जी, कमलाकांत जी, करुणा कादम्बिनी यानी कि उत्तर चला गया गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं का संग्रह है तो कौन है? बताओ। त्रिपाठी जी की फुटकर कविताओं का संग्रह है, पथिक है, मानसी है, मिलन है या फिर स्वप्न है? त्रिपाठी जी की फुटकर कविताओं का संग्रह है, आपको बताना है कौन है 92 में। और तो आपको पता है कि सर इनका पथिक खंड काव्य है, पथिक का पथ भी खंडित हो जाता है, मिलन भी खंडित हो जाता है, स्वप्न भी खंडित हो जाता है, तो ये तो खंड काव्य है तीनों। ये जो मानसी है ये क्या है? फुटकर कविताओं का संग्रह है। बी नंबर आपका करेक्ट है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए 93 में। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है मानसी स्वप्न मिलन पथिक, पथिक मिलन स्वप्न मानसी, मिलन पथिक मानसी स्वप्न या स्वप्न मानसी पथिक मिलन। 93 में चयन करना है और 93 में सबसे पहले अपन ने देखा था कि मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा। मैंने आपको एक क्रमबद्ध रचना याद करवाई थी, ट्रिक बनाई थी अपन ने, मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, तो मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, तो मिलन पथिक और मानसी ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा। मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, एक क्रमबद्ध याद रख लेना। त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। त्रिपाठी जी के कृत खंड काव्यों की संख्या कितनी है? राम नरेश त्रिपाठी जिनका जन्म हुआ था 1889 में, द्विवेदी युग के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इनके खंड काव्यों की संख्या आपको चयन करनी है, बताएं, चयन करना है, उत्तर क्या हो जाएगा बताओ। जसमेल जी, उदय यादव जी, मनु जी बताएं। प्रश्न क्रमांक 94 में अच्छा क्वेश्चन है और बोले सर इनके 3 खंड काव्य हैं, ठीक है। मानसी को छोड़कर इनका स्वप्न पथिक और मिलन ये तीनों खंड काव्य हैं। रामचरित चिंतामणि ये किसकी रचना है? रामचरित चिंतामणि के रचनाकार कौन है? आपको चयन करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस से हमारे सभी साथी जुड़ जाएं और दोस्तों रामचरित चिंतामणि के रचनाकार आपको चयन करना है। नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर रामचरित उपाध्याय। रामचरित चिंतामणि के रचनाकार आपको चयन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 95 का उत्तर आपको बताना है और सीधा आंसर जा रहा है कि सर रामचरित उपाध्याय यानी डी नंबर आपका सही है, ठीक है, डी नंबर सही है। सरगौ नरक ठिकाना नाही, सरगौ नरक ठिकाना नाही ये पंक्ति बताओ, ये पंक्ति किसकी है? अच्छा है रजनी जी, सरगौ नरक ठिकाना नाही ये पंक्ति बताना है हमें 96 में और लाइक भी कर देना है सभी साथियों को। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। और 96 का सीधा आंसर आपका जा रहा है, बताइए जल्दी कि सर ये सरगौ नरक ठिकाना नाही ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। बोले सर सरगौ और नरक में कोई ठिकाना नहीं। बोले फिर क्या करें? बोले महावीर की पूजा करो, महावीर, ठीक है। तो महावीर से ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मानस भवन में आर जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। और भारत भारती तो अपन ने पढ़ा है कि भारत भारती की हम बार बार वंदना करेंगे, तो 1912 इसका रचना काल है, ठीक है। और यहां पर कहा भी गया है कि मानस भवन में आर जन जिनकी उतारे आरती,
भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती, साकेत, भारत भारती, जय भारत या फिर गुरुकुल। इनमें से 97 का आंसर आपको चयन करना है और उत्तर चला गया भारत भारती। बी नंबर, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, एक अभागिन रानी, है ना। एक आपने बहुत अच्छा गाना सुना होगा रामायण का कि मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में। ऐसा ही है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी और रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। ये पंक्ति आपको बताना है दोस्तों कि ये पंक्ति किसके लिए कही गई है 98 में, और 98 का उत्तर है सी नंबर। क्या कही, यानी कि सी आपका सही है। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लाइक बस करते रहो दोस्तों, मजा आएगा साहित्य को पढ़ने में, अच्छे से अध्ययन करो। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, तो बोले क्या मारे, मैंने आपको कई बार बताया मुझे फूल मत मारो, तो क्या मारे, बोले सर मेथी चाय मार दो, मेथी मार दो मेथी। तो मेथी उत्तर क्या हो जाएगा, मेथी से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। ये दोस्तों मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल नहीं मारे तो क्या मारे, बोले मेथी मार दो चलेगा, तो मैथी से मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। ठीक है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, ये प्रश्न क्रमांक 100 में आपको बताना है। तो मुकनद जी, रेखा जी बताइए, अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है, ये पंक्ति किसकी है। पूनम सिंह जी जल्दी से बताएं। और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है, पंजाब मास्टर कैडर, पंजाब मास्टर कैडर वाले हमारे जितने भी साथी हैं, ठीक है, उनके लिए बड़ा ऑफर आ गया है। पंजाब मास्टर कैडर वालों के लिए बड़ा ऑफर आ गया है दोस्तों, ठीक है, और इस बड़ा ऑफर का आप लोग लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों आप मात्र 1500 रुपए में हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स 10 दिन के लिए ऑफर है, मात्र 10 दिन के लिए। तो 1500 में आप हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, मास्टर कैडर वाले हमारे साथी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 100 का आंसर और 100 में उत्तर चला गया मैथिली शरण गुप्त। अधिकार खोकर बैठना ये ए नंबर सही है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, 101 का आंसर, 101 का आंसर बताएंगे जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 101 में चयन करना है, उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। प्रश्न क्रमांक 101 और 101 का उत्तर हो जाएगा कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। कहां पर, बोले दिवस का अवसान समीप था, कहां पर समीप था, बोले सर प्रिय के प्रवास पर, प्रिय के प्रवास पर गए थे एक दिन, तो दिवस का अवसान समीप था। ये प्रिय प्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है, इसको याद कर लेना हरिऔध जी का, और ये पंक्ति यहीं से ली गई है। ठीक है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये कथन बताना है। ये बताइए ये पंक्ति किसकी है, ये कथन किसका है, जल्दी से बताइए। प्रश्न क्रमांक 102 का आंसर, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। 102 में आपको चयन करना है, और 102 में कि सर ये जो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सी नंबर द्विवेदी जी, वेरी गुड, है ना। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, साथ लगाए अनिल जी, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। 103 पंक्ति बताना है, पंक्ति बताइए सुनीता चौधरी जी। प्रश्न क्रमांक 103 में, और सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, साथ लगाए, कहां लगाए साथ, बोले सर बाल में, टेसू के फूल आते हैं, टेसू के बाल में लगाते, बाल, लड़के लाड़ी साथ लगाए, कहां लगाए, बाल में लगाए, बाल से क्या बनेगा, बाल मुकुंद गुप्त की पंक्ति है, डी नंबर सही हो जाएगा। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, लगाए तो बोले मस्तिष्क में नहीं लगाएंगे, बाल में लगाएंगे, बाल में, तो बाल से बाल मुकुंद गुप्त। सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, काम देव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। 104 में बताइए, 104 का उत्तर आपको चयन करना है, और यहां पर सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, काम देव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार, एक ही बार। तो ये पंक्ति किसकी है,
ये पंक्ति आपसे पूछी गई है। बताइए वैशाली यादव जी, ये नंबर आपका सही हो गया। यहां पर ये नंबर यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। रश्मि पाठक जी महावीर प्रसाद गुप्त नहीं, द्विवेदी, द्विवेदी, ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते हैं, अगला देखते हैं। लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। तो 105 में अब सीधा सीधा यहां पर बोला ही गया है कि श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद, यानी कि ये पंक्ति भी दोस्तों किसकी है? श्रीधर पाठक की, श्रीधर पाठक। ठीक है, लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद, कवि स्वच्छंद श्रीधर पाठक। आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक माने जाते हैं, स्वच्छंदतावादी के प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीधर पाठक जी। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये आपको कहां से ली गई है पंक्ति बताना है, त्रिधारा से, साकेत, यशोधरा, माता से। 106 का आंसर, और 106 में उत्तर चला गया कि मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। ये साकेत, साकेत यानी सी नंबर आपका सही है 106 में। जगत है सच्चा तनिक ना कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। जगत है सच्चा तनिक ना कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये बताइए ये पंक्ति कहां से ली गई है? माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति है, श्रीधर पाठक की है, रामनरेश त्रिपाठी या श्याम नारायण पांडे की है? किसकी पंक्ति है ये आपको बताना है 107 नंबर में। और 107 का आपका उत्तर जा रहा है कि सर जगत है सच्चा तनिक ना कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। देखते हैं कौन कौन ने सही बताया है। सही बता दिया आपने राम नरेश त्रिपाठी, त्रिपाठी जी की ये पंक्ति है 107 में आपका राम नरेश त्रिपाठी। ये वही त्रिपाठी हैं जो दोस्तों बहुत ही, जया जी ने सही उत्तर बताया 107 का डी नंबर, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी सभी इसमें क्या खा गए? ठीक है, तो आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? त्रिपाठी जी। ठीक है, यहां पर देखो कविता कलाप किसकी रचना है? कविता कलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, पाठक की, हरिऔध की, या फिर भारतेंदु जी की? प्रश्न क्रमांक 108 का उत्तर बताना है। 108 में क्या उत्तर सही हो जाएगा? कविता कलाप किसकी रचना है? कविता कलाप एक किसकी रचना है ये आपको बताना है। और सीधा सीधा आंसर जा रहा है, क्या जा रहा है? कविता कलाप के रचनाकार कौन है? 108 में सही आंसर आपका हो रहा है 108 का कि सर एक कविता कलाप तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये नंबर सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक है, कलापी अलग है आरसी प्रसाद की, बिल्कुल एक कविता कलाप है महावीर प्रसाद की है। कविता कौमुदी ये किसका काव्य संग्रह है? 109 का आंसर आपसे पूछा गया। एक बार शेयर जरूर कर दो। पंजाब मास्टर कैडर के लिए ऑफर आ गया है, बढ़िया, जिनको भी लेना है बहुत अच्छा है। 1500 रुपए में मात्र आप दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेकर के अपना अध्ययन कर सकते हैं, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट दे सकते हैं हर संडे को, जैसे कल संडे है, कल टेस्ट होगा। हमारे जितने भी पैड वाले साथी हैं उनका टेस्ट होगा, जो कुछ भी उनको एक सप्ताह में पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका 109 का उत्तर आपको बताना है, जल्दी से बताइए, फटाक से बताना है 109 का आंसर। और यहां पर 109 का आंसर आपको चयन करने के लिए बोला गया और उत्तर है कि सर कविता कौमुदी यानी कि राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी आपका बिल्कुल सही है। यहां पर दोस्तों इसको सही कर लो, ये श्रीधर पाठक की ही पंक्ति है, बी नंबर लगा लो इसमें, ये त्रिपाठी जी की नहीं है। ठीक है, जगत है सच्चा तनिक ना कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, ये श्रीधर पाठक की ही पंक्ति है। इसको आप सुधार लो, बी नंबर इसको सही कर लो। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया था। ठीक है, कविता कलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसको आपको समझना है, कविता कलाप आपको समझना है दोस्तों। ठीक है, तो कविता कलाप के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, कविता कौमुदी त्रिपाठी जी की है। प्रश्न काल की दृष्टि से सही अनुक्रम को आपको समझना है, सही अनुक्रम बताना है आपको। तो बताइए प्रकाशन काल की दृष्टि से,
प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। बताइए। बिल्कुल 110 में आंसर चयन करना है और 110 का आंसर यहां पर थोड़े से विकल्प आपके लिए कम पड़ गए, लेकिन हम और बाकी विकल्पों को भी लाएंगे। यहां पर ये सबसे पहले आपको पता है दोस्तों, हिम किरीटनी, हिम तरंगणी, ठीक है, माता युग चरण, इस प्रकार से ये रचनाएं आती हैं इनकी। तो यहां पर तो आपका हिम किरीटनी, हिम तरंगणी आ जाएगा कुरैशी जी, सी नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है, ये सी नंबर सही है। फिर प्रकाशन काल की दृष्टि से 111 का आंसर बताना है, जल्दी से बताओ पिंकी जी बताइए। 111 प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम बताइए अंश जी। प्रश्न क्रमांक 111 और प्रकाशन काल की दृष्टि से सबसे पहले यहां पर दिख रहा है अपन को प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास दिख रहा है। फिर 110 का आपने सी सही बताया, 111 का बताना है और 111 में अपना उत्तर चला जाएगा डी, यानी प्रिय प्रवास, मिलन, उद्धव शतक और साकेत, ठीक है, ये आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने डी बताया है बिल्कुल सही है वीरेंद्र जी। अब देखो यहां पर आपको रचनाओं को सुमेलित करना है, भारत गीत, पारिजात, पंचवटी या फिर मानसी, इनको चयन करना 112 में आपको बताना है। और यहां पर भारत गीत के रचनाकार तो कौन है? सीधा सीधा तो दिया है यहां पर पारिजात में गड़बड़, पारिजात तो दोस्तों बोले सर हरिऔध जी की है, सॉरी हरिऔध जी, ठीक है। भारत गीत के रचनाकार भारत गीत के श्रीधर पाठक ही हैं, अरे सॉरी ये भारत गीत यहां पर है श्रीधर पाठक, भारत गीत के श्रीधर पाठक हैं, पारिजात के हरिऔध हैं, ठीक है, पंचवटी तो मैत्री शरण गुप्त की है और मानसी रामनरेश त्रिपाठी की है, ठीक है। तो यहां बता दे रहे हैं हम, भारत गीत के रचनाकार श्रीधर पाठक, पारिजात आपको पता ही है हरिऔध, पंचवटी मैत्री शरण गुप्त, मानसी रामनरेश त्रिपाठी, ठीक है, वेरी गुड। अगली यहां पर रचनाओं को फिर बताना है, जल्दी से बताएं उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग को बताना। 113 का आंसर, रचनाओं को सुमेलित करना है, गंगा उत्तरण, युग चरण, पाथे या फिर उर्मिला, ये रचनाएं किस किस की हैं? गंगा उत्तरण बताना है और गंगा उत्तरण तो आपको पता ही है कि सर गंगा उत्तरण ये जो रचना है ये रत्नाकर की है, ठीक है। ये गंगा उत्तरण क्या है? खंड काव्य या महाकाव्य? बताइए जल्दी से। युग चरण तो आपको पता ही है कि युग चरण तो जो रचना है वो माखनलाल चतुर्वेदी, ये है यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी। पाथे किसकी रचना है? तो आपका उत्तर पाथे और पथिक में दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये पाथे जो है ये सियाराम शरण गुप्त की है, ठीक है। और उर्मिला तो आपको पता ही है कि बालकर्ण शर्मा नवीन की रचना है, ठीक है। और पथिक रामनरेश त्रिपाठी की, पथिक रामनरेश त्रिपाठी और पाथे सियाराम शरण गुप्त की। गंगा उत्तरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की, युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। और उर्मिला ये बालकर्ण शर्मा नवीन की है, इसको याद रख लेना। किट्टू अग्रवाल जी, हाँ ऐसे ही आंखें फाड़ फाड़ के देखना है। उसके बाद देखो क्वासी किसकी रचना? क्वासी यानी कि 114 में बताइए, अज्ञे भारती नवीन दिनकर, क्वासी के रचनाकार कौन है 114 में? और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर तो कर दो अपने मित्रों तक, जिनको भी एडमिशन लेना है। कल से दोस्तों आपके लिए पंजाब मास्टर के कार्डर के लिए क्या आ गया है? ऑफर आ गया है कि आप 1500 में एडमिशन लेकर के लाइव क्लासों के माध्यम से हिंदी साहित्य के हमारे साथी पंजाब मास्टर कैडर एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। और क्वासी ये पूछा जाता है 114 में और उत्तर हो जाएगा नवीन, यानी सी नंबर। क्वासी किसकी रचना है? बालकर्ण शर्मा नवीन की। वेणु लो गूंजे धरा, इसके रचनाकार कौन है? 115 में वेणु लो गूंजे धरा, 115 का आंसर। और वेणु लो गूंजे धरा यानी कि उत्तर चला जाएगा कि सर वेणु लो गूंजे धरा यानी आप माखनलाल चतुर्वेदी लगा दो, है ना। बोले बेणु लो गूंजे धरा, बोले क्यों? बोले माखन खा के बेणु लो गूंजे धरा, ठीक है। तो इसको याद करना है जी। विजय शंकर जी, ठंड पड़ रही है अब, ठीक है। तो माखन खा के बेणु लो गूंजे धरा, डी नंबर। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? 116 में हल्दी घाटी सुमित्रा कुमारी चौहान, भंब स्पाई जन्म के नवीन, स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी, चौखे चौपदे हरिऔध। तो यहां पर 116 का आंसर पूछा गया और यही तो है
कि सर हल्दी घाटी तो श्याम नारायण पांडे की रचना है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। और यही पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा। बाकी हम बिस्पाई जन्म किए तो बालकर्ण शर्मा नवीन, स्वप्न त्रिपाठी जी की है, चौके चौपदे हरिवंश जी की है। आपका उत्तर ये नंबर आपने जो लगाया वो बिल्कुल सही लगाया है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ से अपना छायावाद स्टार्ट हो चुका है। क्या स्टार्ट हो चुका है? छायावाद स्टार्ट हो चुका है। तो कल से अपन छायावाद को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सभी साथी अध्ययन करेंगे और सभी साथियों के लिए दोस्तों मैं आज से बता दे रहा हूं कि कल से अपन को छायावाद का विस्तृत अध्ययन करना है, ठीक है। इस छायावाद का अपन को दोस्तों विस्तृत अध्ययन यहां से अपन चालू करेंगे, पूरा का पूरा छायावाद पढ़ेंगे, फिर उसके प्रश्नोत्तर को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो 9 वाली क्लास है इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसका अध्ययन आपको करते रहना है, ठीक है। ये छायावाद के युग के कवि हैं, छायावाद को यहां से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, यहां से, ठीक है। तो हमारे जितने भी साथी हैं, जिन भी साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें। और आज अपना द्विवेदी योग कंप्लीट होता है, अपन ने द्विवेदी योग का विस्तृत अध्ययन किया दोस्तों, फिर उसके प्रश्नों को चालू किया। अब जिनको पीडीएफ नोट्स चाहिए है, जिनको पीडीएफ नोट्स के प्रिंट आउट निकलवाना है, वो ए वाला कोर्स है दोस्तों, ले सकते हैं संपूर्ण पीडीएफ नोट्स। और जिनको पंजाब मास्टर कैडर वाले ए वाला कोर्स लेंगे, हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, ट्रिकी कोर्स मास्टर कैडर के लिए दोस्तों, ठीक है, न्यू पैटर्न पर आधारित है, टीजीटी पीजीटी वाले भी साथी ले सकते हैं, ठीक है। पंजाब मास्टर कैडर के लिए मॉडल पेपर भी लॉन्च किए गए हैं, विजय शंकर जी मॉडल पेपर भी लॉन्च किए गए हैं। तो मॉडल पेपर लगा करके आप दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। कॉमेडी जी है ना, और 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है इसमें, और एक दोस्तों, ठीक है। और इस प्रकार से सभी साथी अध्ययन करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर में जाना है। बहुत विजय शंकर जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, है ना, विजय जी, रेखा जी, रश्मि जी, मीनाक्षी, अनिल कुमार, विश्वास मलिक जी, लवली जी, विद्यावती, अनीता जी, राहुल जी, संजय पाठक जी, कॉमेडी, श्वेता जी, विवेक, अनुराग, लवली जी, माया राम जी, राहुल राज जी। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस को भूल ना जाना, है ना। तनु जी, श्वेता, जाहिद अली जी, पूनम जी, मोहित, पिंकी जी, विवेक जी, जसमेल, ठीक है, मोगनत जी, शशि जी, रामा शर्मा जी। एलटी के लिए हिंदी साहित्य पढ़ना है रामा जी, ले लो एडमिशन, ठीक है। योग्यता वहां की दोस्तों पैट की परीक्षा होती है, पैट क्वालिफाई चाहिए, पंजाब की पैट, ठीक है। जय माता दी, श्याम पंडित जी, पूनम, ठीक है, मेहरत दत्त जी, प्रदीप शर्मा, ममता जी कुमारी, कबीर जी, किट्टू अग्रवाल, रीता जी, कॉमेडी जी, प्रदीप शर्मा, राहुल जी, सुशील कुमार जी भी बहुत बढ़िया, आपका भी नाम ले लिया, सुशील जी, प्रीति जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, नीलम, बिंदु लता जी, रमा जी, राजेश जी, कॉमेडी, सभी साथियों को धन्यवाद, किट्टू अग्रवाल जी, ठीक है, अनिल कुमार जी, बिल्कुल, ठीक है, और प्रदीप, लवली, शशि त्रिपाठी जी, नीतू जी, श्यामलता, तनु जी, सभी साथियों को धन्यवाद, राजेश, मंजू जी, अध्ययन करते रहें, आगे बढ़ते रहें, रीना यादव, कबीर जी, शशि जी, और अध्ययन करते रहें, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी साथियों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।